हेलो एवरीवन, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? तो हमने सब एटॉमिक पार्टिकल से उनके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज गेन किया। उसके बाद हमने पढ़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटॉमिक मॉडल्स। उसमें फर्स्ट था जे थॉमसन्स मॉडल, सेकंड था रदरफोर्ड मॉडल। ओके, रदरफोर्ड मॉडल में कौन कौन से फीचर्स थे, कौन कौन से ड्रॉबैक्स थे, ये सब हमने पढ़ लिया। एक और मॉडल हमें आज पढ़ना है, वो है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है, वो स्टार्ट कर देते हैं, न्यूट्रॉन्स। तो स्टार्ट करते हैं। इन 1932 जे चैडविक discovered another subatomic particle which had no charge and a mass nearly equal to that of a proton. Okay, which had no charge and a mass nearly equal to that of a proton. देखो, हमारे पास उस वक्त ऑलरेडी प्रोटॉन हमें पता थे, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कैनल रेज से मिले थे। इलेक्ट्रॉन हमें पता थे, जे थॉमसन ने फाइंड किए। तो ये प्रोटॉन के पास चार्ज था वो पॉजिटिव था, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज था वो नेगेटिव था। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव कोई ना कोई टाइप का चार्ज होने की वजह से इनके ऊपर इलेक्ट्रिकल इफेक्ट जल्दी होती थी, इसीलिए इन दोनों को आइडेंटिफाई करना इजी रहा हमारे लिए। बट न्यूट्रॉन है वो चार्जलेस पार्टिकल्स है जिसके पास कोई चार्ज नहीं है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इफेक्ट नहीं होगी, इसीलिए न्यूट्रॉन को डिस्कवर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। ओके, अब न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टी हमें पता चली। न्यूट्रॉन है उसके पास चार्ज कौन सा है, तो चार्ज को अगर मैं क्यू से डिनोट करूँ तो चार्ज है 0, कोई चार्ज नहीं है। और मास ऑफ न्यूट्रॉन इज नियरली इक्वल टू क्या रहेगा, मास ऑफ प्रोटॉन। इट वॉज इवेंचुअली नेम्ड एज न्यूट्रॉन, नाम क्या दिया गया, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम्स। न्यूट्रॉन कहाँ पे होते हैं, न्यूक्लियस में, हर एक एटम में होते हैं, हर एक एटम में। बट यहाँ पे देखो एक है एक्सेप्शनल केस, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अलावा हर एक एटम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन होते हैं। ओके, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हर एक टाइप के एटम में डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। इन जनरल a neutron is represented as n. The mass of an atom is therefore given by the sum of the masses of protons and neutrons present in the nucleus. ये आपको स्टेटमेंट पूरा याद रखना है और हम आगे ये डिस्कस करने वाले हैं। बट फिर भी यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं, ठीक है? ज़्यादा डिटेल में हम आगे पढ़ने वाले हैं। सपोज़ मेरे पास कोई एक एटम है, मान लेते हैं कि सोडियम। ओके, तो सोडियम के पास 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है एंड 12 न्यूट्रॉन है। समझना। तो अगर मैं बोलूँ इसका एटॉमिक मास में कैसे फाइंड करूँ, तो एटॉमिक मास के लिए हमने हर एक एलिमेंट को नंबर दिए हुए हैं। तो हम लिखते हैं एटॉमिक मास नंबर। कैसे बनेगा, तो यहाँ पे हमने पढ़ा था द मास ऑफ एन एटम इज देयरफॉर गिवन बाय द सम ऑफ द मासेस ऑफ द प्रोटॉन, मासेस ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का मास है। ओके, यहाँ पे 11 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है, तो उस हिसाब से नंबर क्या बनेगा, तो 11 + 12 दैट इज़ 23। तो सोडियम का एटॉमिक मास नंबर रहेगा 23। इलेक्ट्रॉन का मास हमने क्यों कैलकुलेट नहीं किया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के कंपैरिजन में वेरी 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 स्मॉल है। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास इग्नोर करते हैं, कब, जब हम एटॉमिक मास काउंट करते हैं तब। क्लियर? तो ये हो गया न्यूट्रॉन। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। अब देखो बोहर ने क्या किया था,
तो जो हमने पिछले मॉडल में देखा, रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट एंड रदरफोर्ड्स मॉडल फॉर एन एटम, उसमें बहुत सारे फीचर्स थे, जैसे कि हमें साइज़ का अंदाज़ा लगा, हमें कि न्यूक्लियस की साइज़ क्या होती है, एटम की साइज़ क्या होती है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं, ये सब कुछ हमें पता चल गया। बट उसका एक ड्रॉबैक भी था। क्या था कि इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर कंटिन्यूसली फोर्स लग रहा था। इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहे थे और किसी भी पोजीशन पे हो सकते हैं। तो इससे क्या होता था, इलेक्ट्रॉन है वो अंडर एक्सेलरेशन थे, एक्सेलरेशन की वजह से वो अपनी एनर्जी रेडिएट करते थे, और अगर एनर्जी रेडिएट कर दे तो इलेक्ट्रॉन है वो धीरे 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 न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ एटम एक्सप्लेन करने में रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट है, रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंटल मॉडल है वो फेल रहा। अब ये डिफ़िकल्टीज सॉल्व करने के लिए बोहर ने अपना मॉडल रखा। तो पढ़ते हैं बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। ओके, देखो स्टार्टिंग यहाँ से करोगे आप। इन ऑर्डर टू ओवरकम द ऑब्जेक्शंस रेज्ड अगेंस्ट रदरफोर्ड्स मॉडल, in order to overcome the objections raised against Rutherford's model of the atom. Okay, Niels Bohr put forward the following postulates about the model of an atom. Postulates about the model of an atom. अगर एग्जाम में आए, राइट डाउन द postulates about the model of an atom given by Bohr, तो आपको ये दो लिखने हैं। फर्स्ट देखो, only certain special orbits known as discrete orbits of electrons are allowed inside the atom. एटम के अंदर कोई स्पेसिफिक ऑर्बिट्स है, उसकी पोजीशन भी फिक्स होगी, वही अलाउ करेगी। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी पोजीशन पे नहीं रह सकता, उनको ये ऑर्बिट में ही रहना पड़ेगा। फिर लिखा है वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी। ये जो ऑर्बिट्स है, स्पेशल ऑर्बिट्स, उसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तब वो अपनी एनर्जी रेडिएट नहीं करते। अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रेडिएट नहीं हो रही है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वो एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के आसपास अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो वो कंटिन्यू उसी पोजीशन में घूमता रहेगा। ठीक है, कंटिन्यू उसी पोजीशन में घूमता रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो अपनी एनर्जी रेडिएट नहीं करता है। सेम वे अगर मैं बोलूँ कि जो हमारी सोलर सिस्टम है उसमें सन है वो यहाँ पे अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है। ठीक है, सन के अराउंड अर्थ रोटेट कर रही है, तो वो भी अपनी एनर्जी रेडिएट नहीं करती है। कभी ऐसा सुना है कि सन अर्थ है वो चलते चलते रुक गई और नीचे उतर के हमें धक्का मारना है? नहीं होगा ऐसा, क्योंकि अर्थ जब घूमती है तब वो भी उसी तरह घूमती है कि उसकी जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रहे। ओके, एनर्जी है वो अपनी रेडिएट नहीं करती, इसीलिए वो लंबे समय तक ऐसे ही घूमती रहेगी। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। दीज ऑर्बिट्स और शेल्स, देखो ऑर्बिट भी बोल सकते हो और शेल भी बोल सकते हो, आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स, आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। ओके, एनर्जी लेवल्स इन एन एटम आर शोन इन फिगर। वो फिगर हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। समझो कि सपोज ये एक सेंटर है, मतलब यहाँ पे न्यूक्लियस है। ओके, मैं ऑर्बिट्स ड्रॉ कर देता हूँ। तो सपोज ये फर्स्ट ऑर्बिट आई, ये सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, और ये आई फोर्थ ऑर्बिट। ओके, तो ये सारी सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं, उनको नंबर दिए गए हैं।
तो ये जो है अंदर वाली वो है फर्स्ट, n=1, मतलब ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है। ये सब क्या है? एनर्जी लेवल्स। ओके, तो ये है n=1, ये है n=2, ये है n=3 और ये है n=4। वैसे एनर्जी लेवल्स के नाम दिए गए हैं। ओके, n=1 को हम बोलेंगे के शेल। ये ऑर्बिट का नाम क्या रहेगा? के। n=2 है तो l, n=3 है तो m और n=4 है तो n। के, एल, एम, एन, ये 4 नाम है। ओके, तो यहाँ पे लिखा है देखो, दीज ऑर्बिट्स और शेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर्स के, एल, एम, एन और द नंबर्स n=1 2 3 4 डैश डैश डैश। ओके, ऐसे बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं। क्लियर है? अब इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे मूव होते हैं, ये भी बोहर ने बताया, वो भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया कि सेंटर में न्यूक्लियस होगा, फिर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स कहा है। डिस्क्रीट का मतलब क्या? डिस्क्रीट का मतलब जो कंटिन्यूस नहीं है। अब कंटिन्यूस नहीं है उसका मतलब क्या? कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो सकता है, फिर सीधा यहाँ पे हो सकता है, बीच में कहीं पे भी नहीं हो सकता। अगर आपको इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे, हर एक जगह पे मिलता है, तो ये कंटिन्यूस है। ठीक है ना? बट यहाँ पे बोहर ने क्या बात रखी कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कोई भी नहीं हो सकती, कोई एक स्पेसिफिक पोजीशन ही हो सकती है, या तो ये ऑर्बिट में, या तो ये ऑर्बिट में, या तो ये, मतलब ये डिस्क्रीट ऑर्बिट्स है, कंटिन्यूस नहीं है। ओके, अभी देखते हैं हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स और शेल्स। अब इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग ऑर्बिट में कैसे रहते हैं वो देख लेते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू डिफरेंट ऑर्बिट्स ऑफ एन एटम वाज सजेस्टेड बाय बोहर एंड बरी। ओके, तो सजेशन क्या क्या थे वो देख लेते हैं। द फॉलोइंग रूल्स आर फॉलोड वाइल फॉर राइटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स और शेल्स। देखना हाँ अच्छे से, ये रूल्स आपको भी याद रखने हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ शेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n²। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से पता चलेगा? कौन से फॉर्मूला से? 2n², वेयर n इज द ऑर्बिट नंबर और एनर्जी लेवल इंडेक्स 1 2 3 कोई भी हो सकता है। ठीक है, हेंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स आर एज फॉलो। अभी हम वो यहाँ पे लिखते हैं। सपोज मैं बोलूँ n=1, n=2, n=3 एंड n=4। समझना, n=1 मतलब कौन सी है ऑर्बिट? k। यहाँ पे l, m, n, ये ऑर्बिट के नाम हो गए। अभी देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने हो सकते हैं देखो, तो यहाँ पे हम करेंगे 2n²। ओके, 2n², 2n क्या है यहाँ पे? 1, तो 1² क्या आएगा आंसर? 2। सेकेंड ऑर्बिट में देखते हैं 2n², 2 n की जगह पे क्या डाल देंगे? 2, 2² 4, 4 × 2 8, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, फिर सेकेंड ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अभी यहाँ पे 2n² में n की वैल्यू आएगी 3, 3² 9, 9 × 2 18, और n=4 के लिए फॉर्मूला तो देखो सबके लिए वही है, 2n², n की जगह पे क्या रख दिया? 4, तो ये मुझे आंसर मिला 32। तो याद रखना है के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एल में मैक्सिमम 8, एम में मैक्सिमम 18 और एन शेल में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ओके,
तो ये आपको याद रखना है। मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि यहाँ पे K है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं। L में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 8, M में कितने आ सकते हैं 18 और N में 32। 2 8 18 32 याद रखना है। उसके बाद द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। सबसे बाहर के ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं 8। ओके, सबसे बाहर की ऑर्बिट में, हाँ, मतलब जो लास्ट ऑर्बिट रहेगी, इलेक्ट्रॉन अरेंज करते जाओ और जो लास्ट ऑर्बिट है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं 8। ठीक है, और ये कन्फिग्रेशन को बोला जाता है ऑक्टेट कन्फिग्रेशन। ऑक्टेट क्यों? क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन है। ओके, थर्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन अ गिवन शेल अनलेस द इनर शेल आर फिल्ड, दैट इज द शेल्स आर फिल्ड इन द स्टेप वाइज मैनर। मतलब क्या कि सपोज मेरे पास कोई एटम है, हम मान लेते हैं, बात करते हैं हम मैग्नीशियम की। अब मैग्नीशियम के पास क्या है 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन। ओके, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। ठीक है, मेन तो हमें इलेक्ट्रॉन ही देखना है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए देखते हैं। देखो, तो ये न्यूक्लियस है। अब इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग ऑर्बिट में आपको मिलेंगे। सपोज ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है, ये थर्ड है, फोर्थ की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो हम यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन आप अरेंज करोगे वो यहाँ पे ही करोगे। फिर सेकेंड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अभी फर्स्ट ऑर्बिट है वो भरनी बाकी है, अभी वो फर्स्ट ऑर्बिट फुल नहीं हुई है, तो यहाँ पे हम नहीं रख सकते, इसलिए दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा इधर। देखो, ये फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम? तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो गए? हाँ, हो गए। तो फिर मैं यहाँ पे देखो, फर्स्ट ऑर्बिट में मैंने कितने इलेक्ट्रॉन रखे 2। अब सेकंड में मैं कितने रख सकता हूँ 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। जब तक ये सेकेंड ऑर्बिट नहीं भरती तब तक मैं थर्ड में इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता। तो यहाँ पे मैंने सेकेंड ऑर्बिट में रखे 8। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए 10। अभी भी 2 बाकी है। तो ये फर्स्ट ऑर्बिट फिनिश हो गई, सेकेंड ऑर्बिट फिनिश हो गई, तो फिर इलेक्ट्रॉन थर्ड में आ सकते हैं। तो फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कहीं पे होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कहीं पे होगा। मतलब थर्ड ऑर्बिट में कितने रखे 2। तो ये जो 12 इलेक्ट्रॉन है वो कुछ इस तरह फिलअप हो गए। तो ये जो 282 है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन। ओके, इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, थर्ड में 2, वैसे बन गए 12। अगर मैं बोलूँ कि मैग्नीशियम की जगह पे मैंने यूज़ किया होता सिलिकॉन, तो सिलिकॉन के पास 14 प्रोटॉन 14 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे आ जाता 4 और आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन और आ जाते हैं। समझ में आया? तो ऐसे बनता है पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर। अभी समझो, मैं कोई एक दूसरा एग्जांपल ले लूँ। सपोज मैंने एग्जांपल लिया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट ये सेंटर है। ओके, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट, सपोज ये थर्ड ऑर्बिट भी मैं ड्रॉ कर लूँ। ओके, तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन किधर आएगा? इनर मोस्ट ऑर्बिट में, मतलब n = 1 में एक इलेक्ट्रॉन आया। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट खाली है, तो यहाँ पे ही आएगा। ओके, थर्ड इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ पे आ सकता है? अभी भी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि सेकेंड ऑर्बिट खाली है। मतलब फर्स्ट अगर फिलअप हो गई तो फिर तुरंत सेकेंड ही इलेक्ट्रॉन से भरेगी। तो यहाँ पे सेकेंड में 1 2 3
4 5 6। देखो सेकेंड में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, बट क्या हुआ कि हमने फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन अरेंज कर दिए, टोटल 8 थे, तो सेकेंड के लिए बचे कितने? 6 ही। मतलब मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, मैक्सिमम। मैक्सिमम 8 का मतलब हुआ 0 to 8, कितने भी आ सकते इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास 6 थे तो 6 आ गए, 2 की जगह खाली रहेगी। ठीक है। तो अगर आपको बोला जाए किसी एटम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बनाओ या एटॉमिक मॉडल बनाओ, तो आपको इसी वे में आगे बढ़ना है। कोई भी एटम दे दे, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने एटॉमिक नंबर के हिसाब से हर एक एलिमेंट को याद कर लिया है। सपोज मैं बोलूँ 17 नंबर पे क्या है, तो आपको पता है क्लोरीन। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। उसका मतलब क्या हुआ कि क्लोरीन के पास 17 प्रोटॉन है और 17 इलेक्ट्रॉन है। ओके, अब 17 प्रोटॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से आप फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रखोगे, सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 8। टोटल कितने हुए? 10। ओके, तो ये टोटल इलेक्ट्रॉन आ गए सेकेंड में 8। थर्ड ऑर्बिट, ये सपोज थर्ड ऑर्बिट है। अब सोचो यहाँ पे 17 इलेक्ट्रॉन थे, तो 17 इलेक्ट्रॉन थे, उसमें से समझना हमारे पास टोटल थे 17 इलेक्ट्रॉन, उसमें से फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड में 8 आ गए। अभी कितने बचे? 7। मतलब थर्ड ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ सकते हैं, बट हमारे पास बचे 7, तो यहाँ पे आएंगे 7 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? ओके, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर। ओके, तो अभी 1 से लेके 20 तक कोई भी एटम के लिए आपको ऐसा स्ट्रक्चर बनाने के लिए पूछे तो आप खुद बना सकते हो। और अगर कोई डिफ़िकल्टी है तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में हर एक एटम के लिए ऐसा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, एक साथ ही एक ही पेज में है, तो वो आप देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे ये वीडियो हम फिनिश करते हैं एक छोटी सी गेम खेल के। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास गेम है, सपोज़ ये खेलते हैं आज। ओके, तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, 5 क्वेश्चन है, पाँचों क्वेश्चन के आंसर हमें देने हैं, राइट आंसर। ओके, तो यहाँ पे हमें देखो AR मतलब कौन सा दिया हुआ है? आर्गन। अब हमें यहाँ पे फिलअप करना है। देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये यहाँ पे हमें फिलअप करना है कि नंबर क्या आ सकता है, ये कौन सी पोजीशन है। तो यहाँ पे हमें लिखना है एटॉमिक मास नंबर। समझना, एटॉमिक मास नंबर। अब एटॉमिक मास नंबर कैसे होता है? तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का एडिशन करके। तो देखो हमें इन्फॉर्मेशन दी है, प्रोटॉन कितने हैं? 18 और न्यूट्रॉन कितने हैं? 22। दोनों का एडिशन करूँ तो कितना आएगा? 40 आएगा। तो एटॉमिक मास नंबर में 40 लिख के आंसर दे रहा हूँ, चेक करते हैं। चलो ये सही है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें देना है चार्ज। जो यहाँ पे ये वेरी हो रहा है ना नंबर, ये चार्ज है। तो देखो हमारे पास प्रोटॉन कितने हैं? 7। समझना, हमारे पास प्रोटॉन कितने हैं? 7 है, मतलब इसका चार्ज क्या हुआ? +7 हुआ। न्यूट्रॉन कितने हैं? 8, बट उसके पास तो चार्ज ही नहीं है, तो चार्ज क्या हुआ? 0। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। अब इलेक्ट्रॉन 10 है तो उसका चार्ज रहेगा -10। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। अब ये टोटल चार्ज करो तो 7 + 0 दैट इज 7। 7 - 10 करो तो -3 आंसर आया। ओके, तो -3 में यहाँ पे डन करता हूँ। ठीक है,
देखते हैं सही है कि गलत। ओके, चलो सेकंड क्वेश्चन भी हमारा राइट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अभी हमें यहाँ पे एटॉमिक नंबर देना है। अब समझो, सेंटर में न्यूक्लियस में क्या है, एक प्रोटॉन ही दिया है। सेंटर में न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन ही है। एक प्रोटॉन मतलब 1 एटॉमिक नंबर, जितने प्रोटॉन है उतना ही एटॉमिक नंबर बनेगा। इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, इलेक्ट्रॉन एक होना चाहिए। मतलब इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है नेगेटिव। अब वो नहीं रहा तो सिर्फ क्या बचा, प्रोटॉन। और प्रोटॉन के पास चार्ज क्या रहेगा, +1। समझना, अगर इलेक्ट्रॉन होता तो उसके पास चार्ज रहता -1 और टोटल चार्ज होता है एटम का 0। बट यहाँ पे प्रोटॉन ही है सिर्फ, इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए यहाँ पे देखो +1 चार्ज दिखाया है ना। ओके, तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर बन जाएगा 1। चेक करते हैं, चलो ये भी सही है। यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे फिर से हमें एटॉमिक मास देना है। देखो एक प्रोटॉन है हमारे पास, क्या है, एक प्रोटॉन, 0 न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन अंदर है ही नहीं। और ब्लू कलर में देखो ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन भी है। बट प्रॉब्लम क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास हम कंसिडर नहीं करते एटॉमिक मास नंबर में, तो ये काउंट नहीं करेंगे। न्यूट्रॉन तो वैसे भी नहीं है, तो बचा क्या, सिर्फ एक प्रोटॉन। अब एक ही प्रोटॉन है तो मास क्या बनेगा, एटॉमिक मास नंबर 1। ओके, 1 चेक करते हैं, चलो ये भी सही है। अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें चार्ज देना है। देखना, यहाँ पे जो आपको ऑरेंज कलर से दिख रहा है वो प्रोटॉन है। तो एक प्रोटॉन का चार्ज बनेगा +1। ओके, एक न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन का चार्ज क्या रहेगा, 0। एक न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन का चार्ज रहेगा 0। और इलेक्ट्रॉन देखो हमारे पास 2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसका चार्ज रहेगा -2। अब टोटल चार्ज करो, -1 आया आंसर। ओके, -1 यहाँ पे हम दे देते हैं आंसर, ठीक है। चलो ये भी सही है। ओके, बाकी की गेम्स है बट हम बाद में खेलेंगे, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है। चलो पहले से रिपीट कर देता हूँ मैं। सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स किसने डिस्कवर किया, चैडविक ने। न्यूट्रॉन के पास चार्ज क्या है, 0। मास क्या है, ऑलमोस्ट प्रोटॉन के जितना। ओके, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, तो एटॉमिक मास नंबर कैसे डिसाइड होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एक एग्जांपल भी लिया था हमने सोडियम का, जिसमें 11 प्रोटॉन, 11 इलेक्ट्रॉन एंड 12 न्यूट्रॉन थे। तो एटॉमिक मास नंबर क्या बना था, 11 + 12 दैट इज 23। ओके, उसके बाद हम पढ़े बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, जिसमें सबसे पहला स्टेटमेंट कि आपको क्या रखना है कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंटल मॉडल था, जिस उसमें जो ऑब्जेक्शंस थे उसको क्लियर करने के लिए बोहर ने अपना मॉडल रखा। उसके साथ 2 पोस्टुलेट्स थे, कौन कौन से, तो फर्स्ट, ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नॉन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम। सेकेंड, while revolving in discrete orbit the electron do not radiate energy। फर्स्ट क्या था कि इलेक्ट्रॉन है वो स्पेशल ऑर्बिट नॉन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट, ओके, ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसी में अलाउड है। सेकंड क्या था, while revolving in discrete orbit, मतलब ये डिस्क्रीट ऑर्बिट में रिवॉल्व करते समय इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी रेडिएट नहीं करते। ओके, these orbits or shells are called energy levels। energy levels in an atom are shown in figure। तो यहाँ पे आपके पास फिगर भी है, देखो 4 एनर्जी लेवल्स हमने दिखा है, n = 1 2 3 4। उस हिसाब से हमने नाम दिए है K L M N। के ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2, L में 8, M में मैक्सिमम 18 और N में मैक्सिमम 32। These orbits or shells are represented by the letters K, L, M, N और the numbers n = 1 2 3 4। ओके, उसके बाद how are electron distributed in different orbits or shells। The distribution of electrons into
डिफरेंट ऑर्बिट ऑफ एन एटम वॉज सजेस्टेड बाय बोहर एंड बेरी, ओके बरी। और यहाँ पे हमने ये पूरा जो जितने भी रूल्स थे उसको अच्छे से हमने पढ़े थे। फर्स्ट रूल क्या था कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मैक्सिमम कितने स्टोर हो सकते हैं ऑर्बिट में, उसके लिए फॉर्मूला था 2n²। और n क्या था, तो वो n था, वो एनर्जी लेवल इंडेक्स था, एनर्जी लेवल का नंबर। तो हमने उस हिसाब से KLMN में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं वो कैलकुलेट किया था। उसके बाद द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, अगर सबसे बाहर की ऑर्बिट है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 8। थर्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन अ गिवन शेल अनलेस द इनर शेल आर फिल्ड, जब तक अंदर की शेल्स पूरी तरह से फिलअप नहीं हो जाती तब तक बाहर की शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, ओके। दैट इज़ द शेल्स आर फिल्ड इन अ स्टेप वाइज मैनर। उसके बाद हमने कुछ एटम्स के लिए हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किए थे